नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, समास को आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इतने आसान ट्रिक्स मैं बतलाने जा रहा हूं जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं समास को, और समास को हल करने में, समास विग्रह करने में या समास को पहचानने में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये वीडियो जो है पूरी तरह से आप देख लें, शुरू से लेकर अंत तक, तो मेरा दावा है आप कभी भी नहीं भूलेंगे समास को। समास में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, समास जो है वो शब्द निर्माण का एक साधन है। जिस तरह से संधि शब्द निर्माण का साधन है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब नए शब्द बनाने के साधन होते हैं, इनसे नए नए शब्द बनते हैं। उसी तरह से समास भी जो है शब्द निर्माण का साधन है। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि समास होता क्या है। समास जो है, समास का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपण, इसको छोटा करना। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे जो हैं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसको अगर कम शब्दों में हमें व्यक्त करना हो तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, उसका समासीकरण करना पड़ता है। तो समास जो है वो अधिक से अधिक बातों को कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यक्त करने की विधि है। ठीक है, तो ये समास है इन जनरल। और समास की स्पेसिफिक अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप देख रहे हैं कि दो या अधिक पदों के मिलने से जो नया पद बनता है उसे हम कहते हैं सामासिक पद। ठीक है, दो या दो से अधिक जो पद हैं वो जब मिलकर एक नया पद बनाते हैं उस पद को हम सामासिक पद कहते हैं। और जिस विधि द्वारा ये सामासिक पद बनते हैं इसके बनने की विधि को समास कहते हैं। यानी जिस विधि से ये सामासिक पद नया पद बना है उसे हम समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो एकाधिक शब्द हैं, पद हैं, तो ये पद जब मिलेंगे तो बनेगा राजपुत्र। तो ये जो नया पद बना, नया शब्द बना राजपुत्र, तो ये राजपुत्र जिस विधि से बना उस विधि को हम समास कहते हैं। ठीक है, तो और ये जो है ये सामासिक पद है या सामासिक शब्द कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये समास की परिभाषा क्लियर हो गई, बहुत ही आसान है। दो या दो से अधिक पद मिलकर जो नया पद बनाते हैं उसे हम सामासिक पद कहते हैं, और सामासिक पद बनाने की विधि को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं समास। ठीक है, तो चलिए अब हम समास के भेदों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, समास के मोटे तौर पर 6 भेद होते हैं। हालांकि इन 6 भेदों के भी उपभेद हैं बहुत सारे, किंतु इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्कूल के विद्यार्थियों के लिए और कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए। अगर विस्तृत जो है कोई अध्येता है, व्याकरण होना चाहते हैं वो, माने व्याकरणाचार्य जैसे कि भोलानाथ तिवारी वगैरह हैं, तो उसके कारण उनको जो है थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो उतना हमें इस बार फोकस हमें नहीं करना है। हम सिर्फ इतना ही फोकस कर रहे हैं कि ये 6 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं और किस तरह से ये समास के अलग अलग भेद तैयार होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो समास हम लेंगे, मैंने शुरू किया है आसान लेवल से। पहले हम आसान से समास जो हैं, जो आसानी से समझ में आ सकते हैं, उनको हमने पहले रखा है, और जो थोड़े कैची हैं उनको हम जो है बाद में डील करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास जो है, इसमें इसका जो है पहचानने का तरीका आप आसानी से देख लीजिएगा। तो पहला पद नहीं, दूसरा पद, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद को उत्तर पद भी कहते हैं। समास के जो 2 पद हैं, प्लस के लेफ्ट साइड, प्लस के राइट साइड, तो प्लस के लेफ्ट साइड जो है उसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं, और उसके प्लस के राइट साइड को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद पहला पद है और उत्तर पद दूसरा पद है। तो इस तरह से, तो जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और क्या होता है, जब हम समास करते हैं, समास बनाते हैं, तो कारक चिन्ह जो है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, का लोप। ठीक है,
तो कारक चिन्ह का लोप हमें देखने को मिलता है यहां पर। अब देखिए कैसे होता है ये। तो ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, यानी उस समास से जो शब्द बना है उस समास के शब्द का अर्थ जो है दूसरे पद पर डिपेंड करता हो, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें जब हम समास बनाते हैं, जो दो से अधिक शब्दों के बीच में समास का हम निर्माण करते हैं, तो उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है या समास विग्रह करते समय कारक चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। समास बनाते समय, छोटा करते समय कारक चिन्ह लुप्त होता है, और जब हम फिर से उसका विग्रह करते हैं तो वो क्या होता है, वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जो हमने यही लिया इसी को ले लेते हैं, तो राजपुत्र, ठीक है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, राजा का पुत्र, ठीक है। तो समास बना राजपुत्र, ये कारक चिन्ह जो है विग्रह में कारक चिन्ह आया है, किंतु जब समास बना है, सामासिक पद बना, तो कारक चिन्ह का लोप हो गया। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा कि पुत्र प्रधान है इसमें, तो पुत्र प्रधान है किस तरह से, तो राजपुत्र का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानना है। राजपुत्र किसको कहते हैं, राजपुत्र राजा के पुत्र को कहते हैं। राजा प्रधान नहीं है यहाँ, राजा का पुत्र राजा प्रधान नहीं है, पुत्र प्रधान है। क्यों, क्योंकि राजपुत्र का अर्थ राजा का पुत्र होता है, राजा नहीं। राजा तो राजा है, राजा को हम राजपुत्र नहीं कहते हैं, उसके पुत्र को हम लोग कहते हैं, तो पुत्र यहाँ प्रधान है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी कई उदाहरण हैं। रसोई घर हो गया, रसोई के लिए घर, इस तरह से हम विग्रह करेंगे, कारक चिन्ह आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, कारक चिन्हों के आधार पर भी अगर हम देखें तो समास के जो है भेद बहुत सारे हो जाएंगे। समास के जो है 7 भेद हो जाएंगे तत्पुरुष समास के, केवल तत्पुरुष के, ठीक है। तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। कारक चिन्ह पर जो है मेरा वीडियो एक पहले बना हुआ है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। प्रत्येक कारक चिन्हों के बारे में डिटेल में मैंने उसमें व्याख्या की है और बहुत आसान भाषा में उसको समझाया है। तो कारक चिन्ह, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का विलोप होता है जब वो समास बनता है, और जब फिर से विग्रह किया जाता है तो कारक चिन्ह वापस आ जाता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आइए अब आगे चलते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जो है, इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और द्वंद्व समास जो है, इसमें दोनों पद जो हैं वो कह सकते हैं इक्वली प्रधान होते हैं, कोई इसमें नहीं होता है छोटा या बड़ा या कम या ज़्यादा या प्रमुख या गौण, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो द्वंद्व समास के साथ जो है और भी इसके कई भेद हैं, 3 भेद माने जाते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, इस तरह से कई भेद हैं, उतना हम नहीं देखेंगे। सिंपली जो है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है द्वंद्व समास में बीच में जो है हाइफन रहेगा 2 पदों के बीच में, जैसे मान लीजिए राम कृष्ण, ठीक है। तो ये पद हो गए, तो इनमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं है। राम को प्रधान कहें कि कृष्ण को प्रधान कहें, हम किसको कह सकते हैं। तो इस तरह के पद जो होते हैं, इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। ये कहलाता है आपका इतरेत्तर द्वंद्व, द्वंद्व समास का जो भेद है। इस समास में क्या होता है, दोनों पद जो हैं वो एकदम माने समकक्ष होते हैं। तो इसका जो विभक्ति जब हम करेंगे, इसको जब हम लोग समास में विग्रह करेंगे, तो समास विग्रह करते समय क्या होगा, ये सिंपली हो जाएगा और चिन्ह के द्वारा आ जाएगा, राम और कृष्ण, ठीक है। और एक भेद जो है द्वंद्व समास का, उसके बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी आता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर हर जगह द्वंद्व समास जहाँ भी होगा आप और का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु कई जगह ऐसा होता है कि जब 2 विपरीत शब्द, 2 ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं एक साथ साथ होते हैं द्वंद्व समास में, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम या का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हो गया रात दिन, रात हाइफन दिन, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर इसका विग्रह जब हम करेंगे तो आएगा या, रात या दिन, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। तो द्वंद्व समास जो है बिल्कुल ही आसान है पहचानने में। इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं या कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जब दोनों ही प्रधान हैं तो इसमें एक की प्रधानता की बात नहीं है, हम कह भी सकते हैं कोई प्रधान नहीं होता। और जो है ये योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, और इसका जब विभक्ति होती है, जब इसका विग्रह किया जाता है,
जब इसका विग्रह करते हैं तो और या अथवा या का प्रयोग होता है इसको जोड़ने वाले शब्द के रूप में। और का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दोनों शब्द जो हैं एकदम समान रखते हों, मतलब वो सामान्य तौर पर जो है इस रूप में इक्वल हों, और दूसरा जहाँ या का प्रयोग होता है वहाँ विपरीत अर्थ वाले दोनों शब्द साथ साथ जुड़े हों। तो ये हो गया द्वंद्व समास। अगला जो समास है द्विगु समास। द्विगु समास में जो हमें सबसे ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जिसको हम जानते हैं द्विगु समास की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जिसका पहला वह शब्द जो है, पहला पद वो संख्या बोधक हो, संख्या बोधक। ठीक है, तो द्विगु समास का पहला शब्द संख्या बोधक होगा, ये एक नंबर होगा। जैसे चौराहा, चौराहा, तो ये एक शब्द है। चौ का मतलब क्या होता है? चार। तो इस समास का विग्रह करते समय हम इस प्रकार से करेंगे, चार राहा, मतलब राह यानी रास्ता, चार राहों का समाहार, राहों का समाहार। ठीक है, तो राह जो है वो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, राहों में बदल जाता है। तो चार राहों का समाहार, तो चार क्या है? ये संख्या है, संख्या बोधक है। तो द्विगु समास को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका कि उसका पहला पद जो होगा वो आपका क्या होगा? संख्या होगी, एक नंबर होगा। उसी तरह से त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, तो इस तरह से होगा। दोपहर है, दोपहर, तो विग्रह इस रूप में होगा, चार राहों का समाहार, दोपहर तो दो पहरों का समाहार। ठीक है, त्रिभुज तो तीन भुजाओं का समाहार। इस रूप में हम करेंगे इसका विग्रह। ठीक है, अगला अव्ययी भाव समास। दोस्तों अव्ययी भाव समास अव्यय से बना है, अव्यय। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी पहचान के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें पहला पद जो है अव्यय होगा, पहला पद अव्यय होगा और वही प्रधान होगा, वही मुख्य होगा इसमें। तो पहला पद अव्यय, अव्यय से कहने से क्या तात्पर्य है? अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो, यानी जो खर्च ना हो, जो कमे नहीं, यानी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जो चीज़ कमता है, जिसमें बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो नष्ट होते हैं एक दिन, और अव्यय कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए आत्मा को भी अव्यय कहा जाता है, अव्यय आत्मा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, न जन्मा है, न मरेगा, न बूढ़ा होगा। ठीक है, तो अव्यय से बना है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, और जो दूसरा पद उसके साथ जुड़ जाता है और सामासिक पद जो बनता है नया, वो भी अव्यय बन जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, तो इसमें प्रतिदिन में प्रति जो है ये पहला पद है ना, तो प्रति पहला पद है और प्रति क्या है? अव्यय है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अव्यय किनको कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल आदि जो और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, इनके प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी ये शब्द न लिंग परिवर्तन होने के बाद बदलेंगे, न वचन बदलेगा, जब सिंगुलर से प्लूरल होंगे तो बदलेंगे, और न ही जो है किसी कारक चिन्ह के प्रभाव से, अथवा न ही किसी काल में फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट किसी भी काल में उनको रखा जाए। तो हर स्थिति में ये क्या रहेंगे? वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रति हमेशा प्रति रहेगा, प्रता, प्रतु, प्रतो नहीं होगा। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, दिन जो है ये अव्यय नहीं है, ठीक है, इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, प्रतिदिन जो नया पद बनता है, ये प्रतिदिन भी अव्यय हो जाता है, अपरिवर्तनीय हो जाता है। तो प्रतिदिन हमेशा प्रतिदिन रहेगा, प्रतादिन, प्रतुदिन, प्रतोदिन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतिदिन ऑलवेज भी प्रतिदिन, तो इसका मतलब ये अव्यय है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो उस शब्द को लेकर के आप अलग अलग सिचुएशन में डालिए। आप कोई भी एक सिचुएशन अप्लाई करके देखिए, लिंग बदल दीजिए, उस वाक्य का जो करता है उसका लिंग बदल दीजिए, फिर देखिए कि वो शब्द परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, तो पहचान जाएंगे अव्यय है कि नहीं। ठीक है, तो इसका विग्रह कैसे होगा प्रतिदिन का? तो प्रतिदिन का विग्रह करने के लिए सिंपली हम करेंगे क्या? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दिन दिन, या फिर इसको हम दिन दिन के रूप में, दिनों दिन, इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है।
अब अगला देखते हैं हम लोग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है, वैसे ये भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना जाता है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि हमें लिखना भी है अलग से। जब परीक्षा में आएगा तो हम इसको इसलिए थोड़ी लिखेंगे कि तत्पुरुष समास है, हम लिखेंगे कि ये कर्मधारय समास हुआ, पहचानने के लिए जब दिया जाएगा। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में जो है, जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, उनमें एक संबंध होता है। ठीक है, उस संबंध को दो स्थितियों में देखा जाता है। पहला कि दोनों पदों में क्या होगा, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य अथवा उपमान, उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, तो ये दो संबंध होते हैं इसके दोनों पदों में, कर्मधारय समास में। ठीक है, तो चूंकि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना जाता है, इसलिए इसमें दूसरा पद जो है प्रधान होता है। लेकिन यहाँ जो है एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वो ये है कि उसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध है कि नहीं, और उपमेय उपमान का संबंध है कि नहीं। तो इस आधार पर ये कर्मधारय समास हुआ। अब क्या है ये विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान, इसकी संक्षेप में चर्चा कर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होता है, बिना इसको समझे हम इस समास को नहीं कर पाएंगे। तो विशेषण जानते हैं, विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण पहले लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सुंदर फूल, सुंदर फूल, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि आप विशेषण बताइए, विशेषण कौन सा है विशेषण, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जी सुंदर है, यह है विशेषण सुंदर। क्यों? क्योंकि फूल क्या है, संज्ञा है, तो फूल की विशेषता बतला रहा है कि यह सुंदर है। ठीक है, तो विशेषण हुआ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला, किंतु संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो फूल जो होगा यहाँ विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, सुंदर विशेषण, फूल विशेष्य। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से उपमान और उपमेय। तो उपमान क्या होता है, जिस शब्द की तुलना हम किसी दूसरे शब्द से करते हैं, मतलब शब्द नहीं कहना चाहिए, माने किसी चीज़ की तुलना जो है, किसी चीज़ की तुलना जब हम किसी से करते हैं, तो जिससे कर रहे हैं तुलना, हम जिसके साथ तुलना कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका उपमान। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख है, तो यहाँ क्या है, मुख की तुलना हो रही है चांद से, मुख की तुलना चांद से हो रही है, तो चांद क्या है, चांद उपमान है, चांद उपमान है। चांद से तुलना की जा रही है मुख की नहीं, तो मुख की तुलना चांद से हो रही है तो चांद उपमान है, और जिसकी तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जा रही है, जिसका कंपेयर किया जा रहा है, वो कहलाता है आपका उपमेय। तो यहाँ मुख हो गया उपमेय, क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है, और मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से, तो चंद्र क्या है, उपमान है। ठीक है, तो ये संबंध आपको देखने को मिलेगा कर्मधारय समास में, या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमान उपमेय का संबंध। तो इस स्थिति में कैसे करेंगे विग्रह, तो सुंदर फूल का विग्रह हम करेंगे कैसे, तो लिखेंगे ये जो है इसका नहीं होगा, ये समास नहीं है, मैंने ऐसे समझाने के लिए कहा। विशेषण विशेष्य का उदाहरण होगा आपका नील गाय, जैसे मान लीजिए नील गाय, तो ये एक पद हुआ, इसका जो है विग्रह हम करेंगे समास में, कन्वर्ट इसको करेंगे विग्रह, तो होगा नीली गाय, सिंपली लिखेंगे नीली गाय, तो ये हो गया नील गाय। तो कर्मधारय समास का इस रूप में होगा। और चंद्रमुख का है, अगर इसका ये समासिक पद है तो इसका विग्रह होगा, तो चंद्रमुख का होगा चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख।
तो ये विग्रह हो रहा है इस रूप में कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास में जो है दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, तो ये रहा कर्मधारय। अब आइए अंतिम बहुव्रीहि समास की ओर हम बढ़ते हैं। तो बहुव्रीहि समास भी जो है वो कर्मधारय समास के समान ही होता है, उसमें भी जो है विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का रिलेशन रहता है, लेकिन एक विशेष बात होती है। इसकी परिभाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि जिस समास में दोनों पदों का जो मूल अर्थ है उससे भिन्न किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत होता है तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी दो पद जो दिए हैं, जैसे कि मान लेता हूं, एक लिख देता हूं, दशानन। चलिए, दशानन, ठीक है, ये एक है पद। तो दशानन जो है इसमें दो पद है, दस और आनन। तो 10 संख्या है, द्विगु समास के अंतर्गत आ सकता है ये। ठीक है, तो 10 एक संख्या है और आनन एक और शब्द है दूसरा। तो आनन का अर्थ होता है मुख, फेस। तो 10 आनन ये सिंपली जो है अर्थ देता है, लेकिन हम दशानन कहते ही हमारे मस्तिष्क में किसकी छवि उभरती है? महाबली रावण, लंकाधिपति रावण की। तो संकेत रावण की ओर जा रहा है। इनके इस शब्द, ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है उसके अर्थ पर प्रधानता नहीं रह रही है, बल्कि कोई अन्य ही अर्थ प्रधान हो जा रहा है। तो उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसका विग्रह किस रूप में होगा? तो दशानन का विग्रह करना हो तो हम करेंगे 10 आनन है जिसके। ठीक है, अर्थात ब्रैकेट में लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, रावण। ठीक है, तो इस रूप में जो है इसका विग्रह किया जाएगा। उसी तरह से अन्य भी है, जैसे पीतांबर। पीतांबर ये एक हो गया पद। पीतांबर यानी पीतांबर बना है दो शब्दों से, पीत, पीत यानी पीला, और अंबर यानी वस्त्र। ठीक है, तो पीला वस्त्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीतांबरधारी कौन है? संकेत किधर जा रहा है? ये संकेत जा रहा है विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को भी हम कह सकते हैं पीतांबरधारी। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? तो पीत अंबर है जिसके, या पीला अंबर है जिसका। पीत अंबर हैं जिनके, अर्थात श्री विष्णु या कृष्ण जो है, इसके साथ आप लिख सकते हैं कृष्ण। तो इस रूप में जो है बहुव्रीहि समास का विग्रह होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों 6 समास हो गए, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे पहचानेंगे उनको और फिर उनका विग्रह किस रूप में होगा। दोस्तों, अब एक छोटी सी और भी बात आती है इसके अंतर्गत, इसको ध्यान में रखना चाहिए ज़रूरी। सबसे पहली बात तो ये कि समास और संधि जो है दोनों लगभग एक ही तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन वे एक नहीं है। कई लोग जो है समास विग्रह करते समय संधि के जैसा उसके बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। संधि जो है, संधि 2 वर्णों के मेल से होती है। उनमें 2 वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है, 2 वर्णों का मेल होता है। किंतु समास में 2 वर्ण नहीं बल्कि 2 पद, 2 शब्द जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, ये पहला बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि संधि जो है उसका विच्छेद, संधि को अलग करने की, संधि से जो शब्द बना है उसको तोड़ने की जो विधि है उसको संधि विच्छेद कहा जाता है, विच्छेद। और समास जो है, समास द्वारा जो नया पद बना है उसको अलग करने की विधि कहलाती है समास विग्रह। तो ये अंतर है, इसको ध्यान में रखना होता है। और एक बात जो है, कई समास ऐसे हैं जो एक से अधिक, कई शब्द ऐसे हैं सामासिक शब्द जो एक से अधिक समासों में बदल सकते हैं, जिसका एक उदाहरण आपने बहुव्रीहि और द्विगु के बीच में देखा, जिसमें संख्या होती है। तो संख्यावाची शब्द जो है जब आ जाते हैं पहले तो वो द्विगु समास होते हैं आमतौर पर। किंतु जब इस तरह के शब्द हों, जैसे दशानन है या पंचानन हो गया, तो इन शब्दों के क्षेत्र में जिसमें किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत दिया जा रहा हो,
तो वहाँ आप बहुब्रीहि ही लिखेंगे, बहुब्रीहि के रूप में ही उसका विग्रह करेंगे, द्विगु के रूप में नहीं। उसी तरह तत्पुरुष समास जो है उसमें भी और द्वंद्व समास में भी कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और इसके अलावा जो है कर्मधारय और बहुब्रीहि में तो है ही, क्योंकि दोनों एक ही तरह का है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुब्रीहि को अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है कि बहुब्रीहि समास में दोनों जो पद हैं उनसे कोई भिन्न अर्थ उसकी ओर संकेत होगा तो हम बहुब्रीहि में करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो वो अगर कर्मधारय के गुणों के साथ है समाहित तो वो कर सकते हैं, अथवा वो द्विगु में भी बदल सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।